Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और शाम के 7 बजते ही आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं अपने स्टूडियो। और इन तमाम खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद विपुल, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो अंशुमान सर के साथ आज की खबरों का विश्लेषण शुरू करें उससे पहले फटाफट आपको ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पे वो कौन सी खबरें हैं जो कि अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। बोनस पॉइंट के अंदर नजर डालते हैं ऑन द शो पे। ऑन द शो में आज सबसे पहले बात होगी रबी की शुरुआती खेती के अपडेट को लेकर के। डिटेल में होगी इस पर बातचीत। शुरुआती खेती में दलहन और तिलहन का रकबा पिछले साल से आगे चल रहा है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि आखिर में इसका असर क्या पड़ सकता है। अगली महत्वपूर्ण खबर रिजर्व बैंक के गोल्ड रिजर्व से जुड़ी हुई है। रिजर्व बैंक विदेशों में रखे अपने गोल्ड भंडार को तेजी से भारत ला रहा है। 6 महीने में 64 टन गोल्ड भारत आ चुका है। इसके बाद हम बात करेंगे सर्विस सेक्टर की नौकरियों पर आई नीति आयोग की रिपोर्ट को लेकर के। इसका भी होगा डिटेल में विश्लेषण। ये रिपोर्ट बताती है कि भारत की कुल वर्कफोर्स में सर्विस सेक्टर का सिर्फ 30% योगदान है, जबकि वैश्विक औसत काफ़ी ज़्यादा है। अगली खबर जुड़ी हुई है टाटा ट्रस्ट को लेकर के। कल हमने आपको बताया था कि ट्रस्ट में महली मिस्त्री के खिलाफ वोटिंग हुई है और आज इस खबर को और ज़्यादा डिटेल में समझने की कोशिश होगी। ये समझने की कोशिश होगी कि टाटा ग्रुप पर इसका आखिर में असर किस तरीके से होगा। इसके बाद बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के बीच हुई नई डील को लेकर के। इस डील से ओपन एआई की वैल्यूएशन $500 अरब हो गई है। और लास्ट में म्यूचुअल फंड को लेकर के प्रस्तावित सेबी के नए नियमों पर होगी डिटेल में बातचीत। अंशुमान सर से समझने की कोशिश होगी कि नए नियमों से आखिर क्या कुछ बदलेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे हम रबी फसलों की खबर के साथ। देश में रबी फसलों की खेती शुरू हो गई है और शुरुआती खेती पिछले साल से बेहतर दिखाई दे रही है। 24 अक्टूबर तक रबी का कुल रकबा 27 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा दर्ज किया गया। इसमें प्रमुख योगदान तिलहन फसलों का है। दलहन की खेती भी पिछले साल के मुकाबले फिलहाल आगे चल रही है। सर, अभी के जो खेती के ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और आने वाले दिनों में बाजार पर इसका क्या असर देख रहे हैं? विपुल जी, अर्ली रबी सोइंग जिसको की शुरुआती की पहली फसल की सोइंग होती है, उसमें हमें सक्रियता दिखाई दी है और इसकी बड़ी वजह मानसून है। क्योंकि मानसून लंबे समय तक चला है और सॉइल में, मिट्टी में नमी और मॉइस्चर अच्छा है, इसलिए हमें खेती में तेज बढ़ोतरी दिख रही है। और उसमें भी खासतौर पर दलहनी फसलों की। चना जो है वो रबी सीजन की सबसे प्रमुख पल्सेस क्रॉप है। जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो 24 अक्टूबर तक करीब 3.19 लाख हेक्टेयर में चने की बुवाई हुई है, जो कि पिछले साल से लगभग 10.5 से 11% ज़्यादा है। लेकिन दालों के एरिया में थोड़ी सी कमी आई है। तो ये तो तात्कालिक तौर पर मौसम का लाभ उठाने के लिए किसान आमतौर पर जो एडवांस्ड रबी सोइंग करते हैं, ये उसका आंकड़ा है जो बाजार को लेकर को थोड़ा राहत देता है। क्योंकि अभी तो हमारे पास बाकी फसलों के आंकड़े, खरीफ की फसलों के आंकड़े आने हैं। जी सर, अभी तक गवर्नमेंट ने खरीफ की बुआई के नंबर्स जारी नहीं किए हैं। इसके पीछे क्या रीज़न देख रहे हैं आप? 1 महीने से ज़्यादा देरी हो गई और ये आमतौर पर होता नहीं है, क्योंकि हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। शुरुआत में जब पहली राउंड के आंकड़े आए थे तो पिछले साल से ज़्यादा सोइंग का आंकड़ा था। फिर उसके बाद बीच में बाढ़, देश के कई तमाम बड़े हिस्सों में बाढ़ का खतरा था, वो बाढ़ दिखाई दी। फिर उसके बाद मानसून लंबे समय तक खिंचा और उसका असर हमें कई जगह फसलों पर दिखाई दिया। इसके बाद शायद सरकार अभी असमंजस में है कि वास्तविक रूप से उत्पादन के आंकड़े क्या निकल कर आएंगे, क्योंकि धान, कपास और
तिलहन पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है, जो अभी शुरुआती संकेत हमें मिले हैं देश के तमाम हिस्सों से जहां अतिवृष्टि हुई है, सामान्य से ज़्यादा बारिश हुई और बाढ़ की स्थिति है। तो बाजार की निगाहें, कृषि बाजार की निगाहें, शेयर बाजार की भी निगाहें इन आंकड़ों पर हैं, क्योंकि यहीं से अगले 3 महीने 4 महीने में सरकार कितना इंपोर्ट करेगी दलहन और तिलहन का या नहीं भी करेगी, बाजार में मांग की क्या स्थिति होगी और खाद्य महंगाई की क्या परिस्थिति बनेगी, ये सारी चीज़ें इन आंकड़ों पर निर्भर करती हैं। जी, देश के आधिकारिक गोल्ड रिजर्व का जो हिस्सा विदेशों में रखा हुआ है उसे तेजी से भारत वापस लाया जा रहा है। पिछले 6 महीने में रिजर्व बैंक विदेशों से करीब 64 टन सोना भारत वापस ला चुका है। सितंबर के अंत तक भारत का कुल गोल्ड रिजर्व 880 टन दर्ज किया गया, जिसमें कि 575 टन से ज़्यादा सोना भारत में है और लगभग 290 टन सोना विदेशों में। इसके अलावा करीब 14 टन सोना अलग से डिपॉजिट में है। सर, केंद्रीय बैंक अपना गोल्ड जो है वो विदेश से अपने देश में वापस क्यों ला रहा है? क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे, रीज़न क्या दिखाई दे रहा है इसके पीछे? विपुल जी, ये क्रम शुरू हुआ था सोवियत संघ पर सैंक्शंस के बाद। जब यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया ने लंबे समय बाद इतने बड़े पैमाने पर सैंक्शंस देखे थे किसी देश पर कि रूस का जो भी एसेट्स जहां थी पूरी दुनिया में, गोल्ड के तौर पर या बाकी, वो सारी एसेट्स फ्रीज हो गई थी। बल्कि उन एसेट्स के सहारे जर्मनी ने तो एक प्रस्ताव रखा है यूरोपीय समुदाय में कि उन एसेट्स को के बदले लोन लेकर यूक्रेन को पैसा दिया जाए ताकि वो रूस के साथ और ताकत के साथ युद्ध लड़ सके। तो पूरी दुनिया के बैंक्स जो आमतौर पर अपने देशों में अपने सोने को नहीं रखते थे, उसकी वजह सुरक्षा और वॉल्ट की चुनौती थी, वो सारे देश अब सतर्क होकर अपना सोना वापस लाना शुरू कर रहे हैं। और ये क्रम पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है जब से सैंक्शंस लगे हुए हैं। इसमें भी खास तौर पर ज़्यादातर सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट में रखा जाता है और कुछ ग्लोबल सोना अमेरिका की वॉल्ट जो फोर्ट नॉक्स है उसमें रखा जाता है। तो भारत में आरबीआई धीमे धीमे करके इस सोने को अब भारत में ला रहा है और अन्य देश भी ला रहे हैं, क्योंकि किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माहौल बदलने के समय में अगर प्रतिबंधों जैसी स्थिति आती है तो फिर ये बड़ी एसेट है जो फ्रीज हो जाती है, जब्त हो जाती है। जी, इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। अब अनाज से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों ने सरकार से पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को 20% से बढ़ा करके 22% करने की मांग की है। इन कंपनियों का कहना यह है कि इससे सरकार को नेट जीरो का लक्ष्य समय पर हासिल करने में मदद मिलेगी। उधर गन्ने से इथेनॉल बनाने वाली कंपनियों का कहना यह है कि इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उनकी तरफ से किए गए निवेश के बावजूद सरकार उनसे कम इथेनॉल खरीद रही है और अनाज आधारित इथेनॉल की ज़्यादा खरीद कर रही है। इन कंपनियों का यह भी कहना है कि सरकार उनसे ज़्यादा इथेनॉल नहीं खरीदेगी तो किसानों को गन्ने की पेमेंट में दिक्कत हो सकती है। सर, इथेनॉल के विषय पर सरकार की कोई भी जो पॉलिसी है वो बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। क्या कोई कन्फ्यूज़न है इसके पीछे? रीज़न क्या देख रहे हैं आप? विपुल जी, इथेनॉल के पूरे मामले में सरकार बुरी तरह उलझ गई है और जो इथेनॉल के स्टेक होल्डर्स हैं वो जिस तरीके की रिपोर्ट दे रहे हैं उसके बाद इथेनॉल को लेकर अब योजनाएं मुश्किल में फंस रही हैं। जैसे आपने बताया कि अनाज उत्पादकों ने कहा कि पेट्रोल में 20% तक इथेनॉल मिलाया जाए। जो सरकार की नई पॉलिसी थी वो E0 से E20 की थी। E20 का मतलब है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाए। इसे जो अनाज उत्पादक हैं जो अनाज से इथेनॉल बनाते हैं ग्रेन से, और जो गन्ने से बनाते हैं वो इसे बढ़ाकर 22% करने की मांग कर रहे हैं। पर यह बड़ा स्पष्ट है कि सरकार के पास अभी खुलकर इस बात का कोई जवाब नहीं है कि जो नया रोल आउट होने वाला है इससे कारों के माइलेज पर क्या असर होगा। खासा विरोध हुआ, कार कंपनियों ने, उपभोक्ताओं ने सार्वजनिक मंच पर, सार्वजनिक पटल पर आंकड़े पेश करके ये बताया कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग के कारण कारों की माइलेज में, उनके इंजन में समस्याएं आ रही हैं और इन लोगों का मानना है कि इससे कोई फायदा नहीं हुआ इथेनॉल की ब्लेंडिंग से, इथेनॉल की इस पूरी इंडस्ट्री से। सरकार का कहना है कि उसने 40,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया, किसानों को इसका फायदा हुआ। लेकिन अगर आप पूरी इथेनॉल की पॉलिसी के बड़े उद्देश्य देखें विपुल जी, तो वो उद्देश्य वास्तव में असफल होते दिखाई दिए हैं। पहला उद्देश्य ये था कि इथेनॉल की ब्लेंडिंग से भारत का क्रूड ऑयल का इंपोर्ट घटेगा। 2000
2013-2014 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो आज भारत की तो क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर निर्भरता 86-87% से ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल का इंपोर्ट कम नहीं हुआ, एथेनॉल के कारण गाड़ियों में चुनौती आई, समस्या आ रही है, ऐसी बात कार मेकर्स कह रहे हैं। दूसरा कहा गया कि किसानों की आय में इससे बढ़ोतरी हुई, उसका कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। दुविधा यह है कि एथेनॉल को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की नीतियों ने देश में एथेनॉल उत्पादन की बड़ी क्षमताएं तैयार कर दी और उसी का नतीजा है कि अब कंपनियां ये कह रही हैं कि नहीं 20% नहीं 22% एथेनॉल मिलाया जाए पेट्रोल में। जब 20% का ही सवाल तय नहीं हल नहीं हो पाया है कि क्या उससे कारों के इंजन पर या उनकी क्षमता पर कोई असर पड़ता है कि नहीं, तो ये मामला थोड़ा उलझा हुआ है और लगता नहीं है कि सरकार इतनी तेजी से 20% वाली सीमा से आगे जाएगी, बल्कि 20% की सीमा पर भी अभी सवाल उठ रहे हैं। और सर बिल्कुल सही कहा कि और इसी वजह से सर इन सब जो आपने कारण बताए और किस तरीके से नुकसान हो रहा है उसका आपने जो बताया, उसके साथ साथ सर निवेशकों को भी बड़ा नुकसान हो कि जिस उम्मीद में लोगों ने काफ़ी निवेशकों ने जो शुगर कंपनियों के शेयर खरीदे थे, एक साल में जो है रेणुका शुगर ने 27% का नेगेटिव रिटर्न, बजाज हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 30% से 32% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। बलरामपुर चीनी के अंदर 30% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न। तो एक साल में ज़्यादातर कंपनियाँ 28 से 30%, 32%, 35% के नेगेटिव रिटर्न दे रही। इस बीच आगे बढ़ते हैं और इस बीच रिजर्व बैंक ने 30 साल के ग्रीन बॉन्ड के लिए यील्ड पर कैपिंग जो है लगाने की योजना है, लगा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यील्ड को 7.18% पर कैप किया जा सकता है। रिजर्व बैंक ने पिछली बार जब इन बॉन्ड्स के लिए नीलामी शुरू की थी तो ऊंची यील्ड पर आवेदन आए थे। सर ग्रीन बॉन्ड पर सरकार को फिक्स रेट क्यों देना पड़ रहा है? ग्रीन बॉन्ड की पिछली पहल सफल नहीं हुई, ये बात स्थापित है। आरबीआई ने जो पिछला ग्रीन बॉन्ड ऑक्शन किया था, 30 साल का पेपर है, 30 साल का के कर्ज के लिए है, उसे कैंसिल करना पड़ा था क्योंकि निवेशक लंबी यील्ड मांग रहे थे 30 साल के लिए और वो आरबीआई उस समय उतनी यील्ड देने को तैयार नहीं था। तो पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब 30 साल के बॉन्ड के ऊपर 7% से ऊपर की यील्ड को फिक्स करके कमिट किया जा रहा है। और यह कोशिश इसलिए की जा रही है कि इस बार ऐसा ना हो कि बॉन्ड का लॉन्च या बॉन्ड का जारी करना असफल हो जाए, फेल हो जाए और उसे रोकना पड़े, क्योंकि लंबी अवधि का बॉन्ड है, निवेशकों को ज्यादा रिटर्न की गारंटी चाहिए। और ग्रीन बॉन्ड का एक्सपेरिमेंट भारत में हाल में ही शुरू हुआ है, जहां पर तमाम रिन्यूएबल परियोजनाओं के लिए और अन्य जरूरतों के लिए इस तरीके के बॉन्ड जारी किए जाते हैं। तो यहां से एक नई बहस भी शुरू होगी बाजार में और एक नया बेंचमार्क भी बनेगा कि अगर एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे फिक्स्ड यील्ड के साथ आरबीआई पॉलिसी के तौर पर वो बॉन्ड लेकर आता है तो फिर आने वाले दिनों में इस तरीके के और भी इंस्ट्रूमेंट बाजार में देखने को मिलेंगे। इस बीच दुनिया भर में सर्विस सेक्टर ने जितने रोजगार दिए हैं उतने रोजगार भारत में इस सेक्टर से नहीं मिले हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की कुल वर्कफोर्स में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी सिर्फ 30% रही है, जबकि वैश्विक औसत 50% का है। नीति आयोग का कहना है कि कोरोना महामारी के बाद भारत में रोजगार के लिए सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ा जरूर है, लेकिन इस सेक्टर में अब भी चुनौतियां हैं। सर सर्विस सेक्टर की रोजगार में हिस्सेदारी को लेकर के ये जो रिपोर्ट सामने आई है, क्या कुछ हाइलाइट्स हैं उसमें, क्या कुछ कह रही है ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार इसे स्वीकार करेगी या बताएगी हमें देखना होगा, क्योंकि इसके आंकड़े हमें भारत के रोजगार परिदृश्य के बारे में कुछ बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं जिन्हें समझना जरूरी है। क्योंकि हम ये मान रहे थे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग सिकुड़ी हुई है, एग्रीकल्चर में बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर है, तो भारत में रोजगारों का और ग्रोथ का इंजन सर्विसेज सेक्टर होने वाला है। आंकड़ों के भीतर जाकर आपको कुछ दूसरी ही तस्वीर दिखाई देती। पहली चीज तो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का जितना हिस्सा है उस हिसाब से यह हिस्सा उतने रोजगार नहीं बना रहा है। हम और आप विपुल जी देखें तो हमारे सामान्य जो खर्च का एक बड़ा हिस्सा सर्विसेज पर जाता है। अगर आप अपने मंथली एक्सपेंडिचर को देखें तो 15 से 20%, 30% तक हिस्सा आप सर्विसेज पर खर्च कर रहे होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो या वो ट्रेड हो या वो एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, मोबाइल फोन्स हो, इन पर खर्च करते हैं। 55% भारत के जीवीए में सर्विसेज सेक्टर का हिस्सा है, लेकिन रोजगारों का हिस्सा 30% ही केवल है, जबकि दुनिया में 50%। यह तो एक महत्वपूर्ण
हेडलाइन है। भीतर जाकर देखें तो बेहद चिंताजनक बात दिखती है। भारत का सर्विसेज जीडीपी बढ़ रहा है लगातार 55%, जैसा हमने बताया, लेकिन जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन सर्विसेज सेक्टर में हुआ है वो सब इनफॉर्मल है और कम तनख्वाह वेतन वाला है, महीने की 15-20 हज़ार रुपए की तनख्वाह वाला है, जो नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है। तो भारत का ग्रो करता सर्विस सेक्टर अब उसमें काम करने वालों की जिंदगी बेहतर नहीं कर रहा है, उन्हें नहीं बढ़ा रहा है। जो दूसरा हिस्सा जो मॉडर्न सर्विसेज है, जैसे कि फिनांस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जहां जॉब की ग्रोथ ऊंची है, तनख्वाहें अच्छी हैं, लेकिन पूरी सर्विसेज सेक्टर की वर्कफोर्स का एक बेहद छोटा हिस्सा इसमें काम कर रहा है। यानी बड़ा हिस्सा सर्विसेज सेक्टर के उन सेवाओं में, उन कंपनियों में, उन उद्योगों में काम कर रहा है जहां बिल्कुल अच्छी तनख्वाहें नहीं है। और इसलिए नीति आयोग ने यह कहा है कि ये जो लो वेज जॉब ट्रैप है, भारत का सर्विसेज सेक्टर दरअसल कम मजदूरी के नौकरियों का एक ट्रैप बन गया है, एक ऐसा शिकंजा बन गया है जिसमें जाकर भारत के अधिकांश युवा फंस रहे हैं। यह वास्तविकता इस रिपोर्ट से निकल कर आई है। जी इस बीच एसपी ग्रुप के महली मिस्त्री टाटा ट्रस्ट से बाहर हो गए हैं। ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा और 2 अन्य सदस्यों ने उनके खिलाफ वोट किया। इस घटनाक्रम के बाद ट्रस्ट में आगे चल करके टकराव कम होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और टाटा ग्रुप से जुड़े फैसलों में तेजी आ सकती है। एसपी ग्रुप लगातार मांग करता आया है कि टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी टाटा सन्स को शेयर बाजार में लिस्ट कराया जाए, लेकिन टाटा ट्रस्ट के अंदर इस पर सहमति नहीं थी और इस वजह से ट्रस्ट में लगातार टकराव हो रहा था। सर, ये फैसला हुआ कैसे और आगे यहाँ से की स्ट्रेटजी जो है वो क्या बनती दिखाई दे रही है? इस खबर पर हम लोग लगातार बने हुए हैं और कल भी हमने कहा था कि कोई सहमति बनने की गुंजाइश बनती नहीं दिख रही है और टकराव की परिस्थिति। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो 2016 में जो काम साइरस मिस्त्री के साथ हुआ था, लगभग वैसा ही काम महली मिस्त्री के साथ हुआ। हालांकि इसमें जो अफसोस की बात यह है कि हाँ, बॉम्बे हाउस में महली मिस्त्री और रतन टाटा बहुत गहरे दोस्त के तौर पर जाने जाते थे। साइरस मिस्त्री के साथ झगड़े के दौरान भी और उसके बाद भी महली मिस्त्री और रतन टाटा की दोस्ती थी, पर महली मिस्त्री ने अपना रुख, अपना अप्रोच बदला और नोएल टाटा के साथ उनका टकराव हुआ। इस फैसले में नोएल टाटा के ग्रुप ने बहुमत के साथ महली मिस्त्री को हटा दिया है और अब बोर्ड पर नोएल टाटा का फिलहाल एक मजबूत नियंत्रण हो गया है। वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह ने इसका समर्थन किया था। इससे ये जो महली मिस्त्री के समूह के बाकी लोग हैं, जैसे डेरियस खंबाटा, प्रमीत झवेरी, जहांगीर, इनका प्रभाव घटेगा। उन्हें नोएल टाटा के समूह की बात माननी पड़ेगी। तात्कालिक तौर पर इस फैसले का यह नतीजा दिखता है, क्योंकि टाटा ट्रस्ट का टाटा सन्स में 66% हिस्सा है और टाटा सन्स उन सारी कंपनियों की माल में बड़ा हिस्सा रखती है जो टाटा समूह की कंपनियां हैं। तो इसलिए अब पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग, बाकी फैसलों में उतनी बाधा दुविधा नहीं आएगी। लेकिन यह बात मानी जा रही है कि पब्लिक में, सामान्य लोगों में यह विवाद अब और ज्यादा सक्रिय तौर पर खुलकर सामने आ सकता है। महली मिस्त्री और खासतौर पर महली मिस्त्री और जो शपूरजी पोलंजी का समूह है वो और ज्यादा चीजें बाहर सार्वजनिक रूप पर ला सकता है और इसे कानूनी झगड़े में भी ले जा सकते हैं। महली मिस्त्री कोर्ट भी जाएंगे, हालांकि कोर्ट से ऐसे मामलों पर हल होने में लंबा समय लगता है। तो टाटा ट्रस्ट बोर्ड फिलहाल नोएल टाटा के नियंत्रण में आ गया है। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ वो कैसे तालमेल करते हैं, क्योंकि दोनों ही रेगुलेटर से भी और आरबीआई ये चाहते हैं कि टाटा सन्स का आईपीओ लाया जाए। टाटा ट्रस्ट में फिलहाल नोएल टाटा का समूह अभी तक आईपीओ पर सैद्धांतिक रूप पर सहमत नहीं हुआ है, क्योंकि इससे उनकी हिस्सेदारी उसमें घटती है। ठीक, लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या टाटा ग्रुप के अंदर हिस्ट्री अपने आप को रिपीट कर रही है, इतिहास को फिर से दोहराया जा रहा है? दिलचस्प है। अक्टूबर टाटा समूह के लिए हमेशा बड़ा मुश्किल भरा माना जाता है। कहा जाता है कि एक और बैड अक्टूबर है। तो अक्टूबर में ही टाटा सन्स के समूह के पुराने विवाद हुए थे। जैसे साइरस मिस्त्री का हमने शुरुआत में जिक्र किया, उन्हें बहुमत के वोट से हटाया गया था। महीनों पर्दे के पीछे राजनीति चली थी, विश्वासघात के मामले बने थे। 2016 में जिस तरीके की बहसें थी कि फैमिली ओन्ड कंपनी हो या प्रोफेशनल बोर्ड हो, वही बहस फिर लौट कर टाटा समूह के बोर्ड में आ गई, जिसमें कि जिसका नतीजा हमने अपने सामने देखा। जिस हमने बताया, महली रतन टाटा के दोस्त हैं लेकिन नोएल के विरोधी बन गए। और ये जो लाइफ टाइम ट्रस्टी वाले विवाद हैं, ये टाटा ट्रस्ट बोर्ड का हिस्सा नहीं छोड़ते। इसे ठीक पहले 1980 में, जो पुराने टाटा ग्रुप के इतिहास को जानते हैं उनके लिए संदर्भ होगा कि रतन टाटा और एसएम कृष्णा के बीच ठीक ऐसा ही विवाद 1980 में हुआ था। इससे पहले रूसी मोदी का विवाद 93 में और दरबारी सेठ वाले 1990 के विवाद हुए थे। इसी तरह से उनको भी बेदखल किया गया था। कहा जाता है कि अक्टूबर का महीना टाटा समूह के लिए सबसे क्रूर महीना होता है। एक सदी पहले दोराबजी टाटा का इस्तीफा भी
इसी महीने में हुआ था। तो अक्टूबर का जो तूफान है वो टाटा समूह में मेहली मिस्त्री की विदाई के साथ अब थमता दिख रहा है। लेकिन आगे क्या गतिविधियां होंगी, क्या मेहली मिस्त्री कानूनी तौर पर इसके अगेंस्ट अदालत जाएंगे या वो टाटा ट्रस्ट के भीतर चल रही चीजों को सार्वजनिक करने की कोशिश करेंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड हैं लोग। और भी कुछ नई चीजें इस पूरे विवाद में बाहर निकलती हुई देख रहे हैं। चलिए जी, अगली खबर का रुख करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ओपन एआई और सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के बीच नई डील हुई है। इस डील के तहत ओपन एआई अब पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन कंपनी बन सकेगी और कारोबार में पहले से ज़्यादा इसे अब स्वतंत्रता मिलती हुई दिखाई देगी। डील की वजह से ओपन एआई की वैल्यूएशन $500 अरब हो गई है। ओपन एआई में माइक्रोसॉफ्ट अब फिलहाल पुरानी निवेशक है। सर, ये डील इतनी बड़ी क्यों मानी जा रही है और इसके अंदर क्या कुछ प्रावधान रखे गए हैं? बड़ी डील है और इससे एआई की दुनिया में कंप्यूटर्स की एआई और ओपन आई और माइक्रोसॉफ्ट के रिश्तों का एक नया मोड़ है और एक नए किस्म का मॉडल तैयार हुआ है पूरी दुनिया में। पहली चीज तो यह कि ओपन आई जो पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको याद होगा कि लगातार इलन मस्क ओपन आई पर और चैट जीपीटी पर इस बात को लेकर आरोप लगा रहे थे कि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो प्रॉफिट के काम कर रही है। तो उसकी ये व्यवस्था तो खत्म कर दी गई। अब वो पब्लिक बेनिफिट कॉरपोरेशन है, वो लाभ भी कमा सकती है लेकिन उसको बहुत सारी सेवाएं फ्री में देते रहना पड़ेगा ताकि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक दायित्व वो बनाकर रखे। लेकिन ऊपर से इसके ऊपर एक बोर्ड होगा, एक फाउंडेशन होगा, एक ट्रस्ट जैसा होगा जो इस पर नियंत्रण रखेगा। लेकिन अब ये पैसा जुटा सकती है। तो बाजार इसलिए उत्साहित है कि इस परिस्थिति में उसे आईपीओ लाने की छूट मिल गई, जो बाजार में काफी बड़ा आईपीओ हो सकता है। $500 बिलियन का तो वैल्यूएशन आपको दिखाई दे रहा है। तो माना जा रहा है कि ओपन एआई के आईपीओ की संभावना है, नई कंपनियों में वो निवेश कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट का हिस्सा पहले 32% था, अब 27% हो जाएगा। ओपन एआई की टोटल वैल्यूएशन भी बढ़ी है और माइक्रोसॉफ्ट इस समय अब सबसे बड़ी निवेशक होकर सामने आ गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ओपन आई करीब $250 बिलियन की डील करेगी माइक्रोसॉफ्ट अजूरे क्लाउड के इस्तेमाल के लिए। अभी वो इसका इस्तेमाल कर रही, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट के लिए बहुत बड़ी डील है। यानी जो निवेश माइक्रोसॉफ्ट ने किया था उसके बदले उसे ओपन आई से $250 अरब की एक डील मिली है जिसमें अजूरे क्लाउड का इस्तेमाल करेगी। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट का अभी पहला हक नहीं होगा कंपनी पे। ओपन आई चाहे तो भविष्य में गूगल और अमेजन के क्लाउड्स का इस्तेमाल भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल अजूरे क्लाउड ही उसके साथ रहेगा। अब सर, यहाँ से अगले जो एआई मॉडल्स होंगे और जो एजीआई हैं उनका भविष्य कैसे देख रहे हैं, उनका होगा क्या? ये दूसरा विवाद का विषय था जिस पर हम लोगों ने एक बार शायद अपने बोनस पॉइंट में चर्चा भी की थी जब ओपन आई और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में विवाद शुरू हुआ था। फिलहाल जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में जो अभी सारे जो एआई मॉडल्स हैं जिसमें चैट जीपीटी और चैट जीपीटी 5 समेत इन सब पर माइक्रोसॉफ्ट का ही अधिकार है, माइक्रोसॉफ्ट का ही नियंत्रण है। ये सारे मॉडल अजूरे के एपीआई से ही बेचे जाएंगे। यानी अगर आप इन मॉडल्स को लेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट अजूरे के क्लाउड के जरिए ही आएंगे। एजीआई जो कि सबसे बड़ी योजना है ओपन एआई की, जिसको कि हम बिल्कुल मनुष्य जैसी या मनुष्यों जैसी कृत्रिम बुद्धि कह सकते हैं, वैसी एजीआई की जो योजना है, उस योजना पर पहला हक माइक्रोसॉफ्ट का रहेगा। और यहां माइक्रोसॉफ्ट ने एक मजबूत बढ़त हासिल कर ली है ओपन एआई के इस फ्यूचर के इन्वेंशन पर, जिसको लेकर बाजार में बड़ी उत्सुकता है, जहां की लार्ज लैंग्वेज मॉडल और सिस्टम्स लगभग मनुष्यों जैसे सोचना शुरू करेंगे। ओपन एआई जब कहेगी कि एजीआई बन गया है तो बाहर के विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे। 8 साल तक एजीआई के इस्तेमाल का अधिकार माइक्रोसॉफ्ट के पास रहेगा। 2032 के बाद फिर इसको बाकी लोगों को दिया जा सकेगा। लेकिन हाँ, दोनों कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट और ओपन आई अपने अलग अलग एआई मॉडल्स बना सकती हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना कोपायलट ओपन आई प्लेटफॉर्म है वो पैरेलल चलता रहेगा और ओपन एआई के मॉडल सबके लिए उपलब्ध होंगे, यानी बाजार में प्रतिस्पर्धा में उपलब्ध होंगे। जी, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने हाल ही में रूस के तेल को लेकर के नए प्रतिबंध घोषित किए हैं। इन प्रतिबंधों के तहत सीधे रूस की 2 सबसे बड़ी ऑयल कंपनियों पर निशाना साधा गया। लुकोयल और रोसनसॉफ्ट का कारोबार इन प्रतिबंधों से प्रभावित होगा। इन प्रतिबंधों की वजह से दुनिया भर में तेल की सप्लाई का बाजार प्रभावित हो सकता है। अमेरिका के ये प्रतिबंध ऐसे समय पर आए हैं जब ओपेक प्लस देश भविष्य के उत्पादन की रणनीति बनाने वाले थे। सर, इन प्रतिबंधों को लेकर के ओपेक संगठन की दुविधा अब क्या देखने को मिल रही है और इनकी कोई तैयारी है? किस तरह की तैयारी कर रहे हैं ओपेक देश?
21 नवंबर से प्रतिबंध लागू हो गए रोजनेफ्ट और ल्यूकोइल के ऊपर, और अभी इसी हफ्ते ओपेक की मीटिंग होने वाली। संयोग से ये हफ्ता कई बड़ी बैठकों का हफ्ता है हमारे सामने। फेड की बैठक भी है, चाइना और में ट्रंप और शी की बैठक भी, और ओपेक की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। ओपेक अब थोड़ा कंफ्यूजन में है क्योंकि इन दो प्रमुख तेल कंपनियों के पर प्रतिबंध के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वैलिड चैनलों से, वैध रास्तों से लेजिटिमेट रास्तों से रूस के तेल की आपूर्ति कम होगी, और इसलिए इस बात की संभावना है कि ओपेक अपनी इस बैठक में उत्पादन में करीब 1,37,000 बैरल पर डे की एक सामान्य बढ़ोतरी कर सकता है। इस फैसले के बाद क्रूड $60 के आसपास पहुंचा था, लेकिन अभी उसके वहीं टिका हुआ है। एक और जो ओपेक की सबसे बड़ी चिंता वो ये है कि रूस का तेल शैडो फ्लीट्स के जरिए, अवैध रास्तों के जरिए डार्क चैनल से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचना शुरू होगा, जिसको रोक पाना अभी मुश्किल है। फिलहाल ओपेक रूस की सप्लाई को संतुलित करने के लिए और कच्चे तेल की कीमतें एक सीमा से ऊपर ना जाएं, जिससे कि अमेरिका के शेल निर्माताओं को फायदा ना मिले, उत्पादन में बढ़ोतरी करने वाला है। हाँ, ब्रेंट की कीमत अगर $50 से नीचे जाती है तो शायद ओपेक अपने उत्पादन में बढ़ोतरी को रोकेगा या कटौती की तरफ जाएगा, लेकिन यह बढ़ोतरी अभी आने वाले समय में जारी रहेगी। कच्चे तेल के बाजार में आमतौर पर आउटलुक $50-60 के, $55-60 के आसपास का ही मिल रहा है। जी इस बीच अगली खबर का रुख करेंगे। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड में निवेश को पारदर्शी और सस्ता करने के मकसद से नए नियमों का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्तावित नियमों के तहत टोटल एक्सपेंस रेशियो में कटौती की जाएगी। ओपन एंडेड स्कीमों में एक्सपेंस रेशियो 15 बेसिस पॉइंट और क्लोज एंडेड स्कीमों में 25 बेसिस पॉइंट घटाई जाए। सर, क्या कुछ बड़े बदलाव हैं जो कि सेबी की तरफ से किए जाने वाले हैं? ये आज की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर है। सेबी ने लंबे समय के बाद पूरे के पूरे जो ब्रोकरेज कमीशन की व्यवस्था थी, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो था, उसके सारे नियम पूरी तरह बदल दिए हैं। जो प्रस्ताव आया है 17 नवंबर तक इस पर प्रतिक्रिया मांगेगी। खासतौर से एमएफई और अन्य संगठन इस पर प्रतिक्रिया की तैयारी कर रहे हैं। 75 लाख करोड़ के आसपास का म्यूचुअल फंड उद्योग है जिससे प्रभावित होगा। हम समझते हैं एक एक करके कि सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या है, और इसका सीधा असर आप सब पर, उन सारे लोगों पर पड़ेगा जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्योंकि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वही वो मुख्य लागत है, अतिरिक्त लागत है जो निवेश पर आपसे वसूली जाती है। तो सभी कैटेगरीज में टीईआर की कैप कम कर दी गई है। टोटल एक्सपेंस रेशियो की इक्विटी म्यूचुअल फंड में ये 15 से 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई। इसका सीधा असर यह होगा कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपसे जो फीस म्यूचुअल फंड लेता था टोटल एक्सपेंस रेशियो के नाम पर, उसमें आने वाले समय में कमी होगी। इसके अलावा 2012 से जो लगने वाला अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट का जो एग्जिट लोड है, क्रेडिट ऑफसेट है, उसको संतुलन करने के लिए सबसे निचले वाला जो टीईआर लैब है उसको 5 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है। इससे क्या होगा कि एएमसी के नियंत्रण वाले खर्च ही टीआर में टोटल एक्सपेंस रेशियो के दायरे में आएंगे। सरकारी टैक्स बाहर होंगे। सभी तरीके की ड्यूटीज को, एसटीटी, जीएसटी, स्टैंप ड्यूटी, ये सारे टैक्स अब सीधे निवेशकों पर होंगे। टीआर से इन्हें बाहर कर दिया गया है। टीआर के भीतर में केवल वही खर्च रहेंगे जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के ऊपर खर्च होते हैं, जिससे कि सरकारी टैक्स खर्च को प्रभावित ना करें। सबसे बड़ा सुधार देखते हैं ब्रोकरेज कमीशन में कटौती, जो बड़ा बदलाव किया गया है। इक्विटी ट्रेड्स पर पास थ्रू ब्रोकरेज फीस 0.12% से घटाकर 0.02% करने का प्रस्ताव है। डेरिवेटिव्स पे और भी कम 0.05% से 0.1% होगी। एएमसी को सारा अतिरिक्त खर्च खुद झेलना होगा। रिसर्च मैनेजमेंट फीस पर पहले से जो चुकाई गई है, ब्रोकरेज में से डबल काउंट नहीं किया जाएगा, निवेशक से ब्रोकरेज से वसूला नहीं जाएगा। जैसे कि 1000 करोड़ के फंड पर सालाना अगर करीब 0.7 करोड़ की बचत है जो एमसी के फीस से घटता था, तो ये बचत निवेशकों को आने वाले समय में होगी। इस उदाहरण के लिए हमने बताया इसे। सभी वितरकों के लिए पारदर्शिता अनिवार्य है। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए सभी कमीशन स्लैब्स का खुलासा करना पड़ेगा। सलाह दे रहे हैं या बेच रहे हैं, एडवाइजरी या सेल, इसे बहुत स्पष्ट रूप से बताना होगा। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एक बड़ी चुनौती है। और सभी निवेशक के कम्युनिकेशन में जो एआरएन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसे शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा ट्रांजैक्शनल चार्ज पर, हिडन फीस पर और ऑपरेशनल फीस पर सेबी अपनी तरफ से सख्ती करेगी। ये सेबी का दस्तावेज है जो आया है, जिसका बड़ा असर आज हमें शेयर बाजार पर विपुल जी दिखाई दिया। एएमसी के स्टॉक्स में हमने तेज गिरावट देखी। हाँ, आज तेज गिरावट देखने को मिली। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल चाहते आते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि एक तो ये कि इससे निवेशकों को क्या मिलेगा, क्योंकि शेयर बाजार के निवेशकों को तो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन जो बाकी में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं उनके लिए क्या कुछ, किस तरीके से इस बदलाव को प्रभावित करेंगे, और दूसरा इंडस्ट्री पर किस तरह का इम्पैक्ट देख रहे हैं आप?
देखिए स्टॉक्स के लिए कंपनियों के लिए तो बाजार के का सेंटीमेंट खराब करने वाला वो ये था। अभी तो ये प्रस्ताव है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री शायद इसके पर दबाव भी बनाने की कोशिश भी करेगी, एमफी भी अपने तरफ से शायद सेबी को समझाने की कोशिश करेगी। तात्कालिक तौर पर तो ये शॉकर है क्योंकि एएमसीज की इनकम में इससे कमी आएगी। अगर आप ओवरऑल देखें तो कुल लागत कम होगी, हिडन फीस पर रोक लगेगी। दो तीन महत्वपूर्ण चीजें इससे निकलकर सामने दिख रहा है। एमसी के मार्जिन गिरेंगे, ये कॉस्ट की का कंपटीशन बढ़ेगा, ऊंचे फीस और कमीशन वाले फंड्स को अपनी रिटर्न सुधारनी होगी या फीस कम करना पड़ेगा। ये भी बहुत समय से मांगा जा रहा था कि खराब फंड परफॉर्मेंस वाले लोगों को उतनी फीस नहीं देनी चाहिए अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा नुकसान छोटे लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को होगा, अपफ्रंट कमीशन पर उन पर में कमी हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो यहां से बहस शुरू होती है, क्योंकि ये विपुल जी ये जो प्रस्ताव है टीआर में कमी का, ये दरअसल डिजिटल चैनल्स को ज्यादा प्रोत्साहित करता हो। जो डायरेक्ट और रेगुलर की बहस बाजार में चल रही है उसमें डायरेक्ट की साइड में थोड़ा झुका हुआ लगता है, क्योंकि इससे बड़े डिजिटल और डायरेक्ट प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा फायदा होगा। उनकी कॉस्ट वैसे भी डिस्ट्रीब्यूशन की कम होती है, डायरेक्ट प्लान्स की लोकप्रियता बढ़ेगी। हम देख रहे हैं कि करीब करीब पिछले एक साल में 48% AUM डायरेक्ट से आ रहा है और बड़ा हिस्सा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का हो रहा है। परफॉर्मेंस बेस्ड टीआर भी आ गया है, यानी कि अच्छे प्रदर्शन पर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ज़्यादा फीस लगा सकती है। निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए अच्छी खबर है, यकीनन एएमसी स्टॉक्स में खरीदने वालों के लिए तो नहीं। एक तो फंड की फैक्ट शीट में बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से आपको उसको जानने को मिलेंगी। तो अगर आप निवेशक हैं तो फंड की फैक्ट शीट को ध्यान से पढ़िए, जानकारी लीजिए। कमीशन की जानकारी निवेश से पहले आपको मिल जाएगी, बाद में आपको पता चलता है कि कितना कमीशन है, ये नहीं होगा और लागत में कमी होगी। और दूसरा ये कि जो पैसिव हाइब्रिड और गोल बेस्ड फंड्स हैं उनमें ज्यादा बढ़त हमें दिखाई देगी, क्योंकि उनकी लागत पहले से कम होगी तो कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को और ज्यादा मजबूत कर सकती हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है और आज अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। मोतीलाल ओसवाल करीब 7%, निपॉन में 6%। इसके अलावा यही हाल जो है HDFC MMC, कैनरा रिबको जैसे तमाम जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी से 3% से लेकर 7% तक की गिरावट देखने को मिली है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए सुबह बात की थी अविनाश गोरखकर जी से। आप चाहें तो सुबह का 10 बजे का शो देख सकते हैं, उन शेयरों में क्या करें। बाकी डिटेल आपको अंशुमान सर ने बता दी है। अंशुमान सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर अपने विचार अपना खबरों का विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो आज के कार्यक्रम को, आज के बोनस पॉइंट को हम यहीं पर कर रहे हैं समाप्त, लेकिन आप लगातार बने रहिए बोनस के साथ, क्योंकि बोनस ही है जहां पर आपको पॉलिसी से लेकर के इक्विटी से लेकर कमोडिटी से लेकर पर्सनल फाइनेंस तक संपूर्ण जानकारी यहीं पर उपलब्ध है। और जानकारी है तो उससे ज़्यादा समृद्धि, उससे ज़्यादा शक्ति कुछ है नहीं। मुझे इजाज़त दीजिए, बोनस के साथ बने रहिए। नमस्कार। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.